नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सेठी अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो आज राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह जी दिनकर की पुण्यतिथि है और एक बड़े ओज कवि रहे हैं। वो ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने हमेशा अभिप्रेरित किया है विद्यार्थियों को। तो उनकी कुछ लाइनें हैं, वहां से मैं शुरुआत करना चाहूंगा आज की। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर जाते पर्वत के पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण एक से एक प्रखर छिपे हैं मानव के भीतर, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, वृतिका में जैसे लाली हो हीना जैसे उजियारी हो, पीसा जाता जो इक्षुदंड झड़ती रस की धारा अखंड, जो लाक्षाग्रह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। कि मतलब जिसने इस जीवन में संघर्ष देखा है, गरीबी देखी है, लाचारी देखी है, कहीं ना कहीं कमी देखी है, वो आगे जाकर कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा, अवश्य करेगा। लेकिन संघर्ष ही जीवन का नाम है। आलस्य, विलासिता, भोग, ये सब बेकार आदमियों की बातें हैं। विद्यार्थियों को अपने जीवन में संघर्ष करना ही चाहिए और अपने संघर्ष का रोना किसी के आगे रोना भी नहीं चाहिए। उत्साह ही एक ऐसी चीज है जो संघर्ष को आगे बढ़ाता है। जितना बढ़िया संघर्ष होगा, जितना तेज संघर्ष होगा, आपकी सफलता भी उतने ही बड़े झंडे गाड़ेगी। तो इसीलिए संघर्ष से डरिए मत। अगर जीवन में कोई चीज कम होती है तो उसका रोना मत रोइए, उसको अपनी पावर बनाइए और उसी के सहारे आगे बढ़ते जाइए। एक और बड़ी जबरदस्त लाइन कही है रामधारी सिंह जी ने कि हे अनल किरीट भाल पर ओ आशिक होने वाले, कालकूट पहले पी लेना सुधा बीज बोने वाले, धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडे वही उड़ाते हैं जो अपनी ही उंगली से खंजर की जंग छुड़ाते हैं। कि मतलब हे विद्यार्थियों, जो आप लोग सब सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हो ना, तो जीवन में आने वाले संघर्षों से मत डरो। इन संघर्षों को अपनी ताकत बनाओ और अगर आपको अमृत का सेवन करना है, मतलब सरकारी नौकरी चाहिए, तो सबसे पहले क्या पियो आप? कालकूट, जहर पियो, तभी आप सरकारी नौकरी पा सकते हो। हाँ भाई, अब अपनी बात आगे करते हैं अपन। कल हमने संविधान के परिचय पे बात की थी। कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई थी, जैसे सरकार के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और आपको एक चीज ये भी बताई थी कि भारत जो है वहां पर 3 प्रकार की सरकारें समांतर रूप से कार्य करती है। जैसे सबसे पहले संघीय सरकार, जिसे आप केंद्र सरकार भी बोलते हो। दूसरी सरकार आपकी प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार, जो प्रत्येक राज्य में होगी। और तीसरी सरकार होती है आपकी स्थानीय सरकार, जो जिला स्तर पर अलग होती है, मतलब नगरीय स्तर पर अलग होगी और ग्रामीण स्तर पर अलग होगी। इस प्रकार से हमने कल तीनों प्रकार की सरकारों पर बात कर ली थी। आज संविधान के परिचय को ही आगे बढ़ाते हुए, मैं संविधान के परिचय को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा। तो देखते हैं, आइए। देखिए भाई, सबसे पहले आज मैं बात करना चाहूंगा संविधान की परिभाषा की कि संविधान होता क्या है। तो देखिए, संविधान नियमों, कायदों, कानूनों की एक ऐसी पुस्तक जिससे किसी भी देश का शासन या प्रशासन चलाया जा सके, संविधान कहलाता है। इसलिए हम संविधान को क्या कह सकते हैं? संविधान को हम विधिक दस्तावेज के नाम से भी बुला सकते हैं, या इंग्लिश में बोले तो इसे लीगल डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। यही संविधान है। अब अगर बात करें कि संविधान के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, तो भाई संविधान के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो बेबीलोनिया की जो हम्मुराबी संहिता है वहां से प्राप्त हुए हैं। भाई बेबीलोनिया का जो राजा था, हम्मुराबी नाम का राजा था, उसने अपनी जनता को अपने कानून बताने के लिए लगभग 282 कानूनों को बड़े बड़े पत्थरों पर अंकित करवा दिया था या कागजों पर लिखवा कर उन्हें पेड़ों पर चिपकवा दिया था, ताकि जनता उन कानूनों को पढ़ सके और उसके हिसाब से अपना जीवन यापन कर सके। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य बेबीलोनिया की हम्मुराबी संहिता।
उसके बाद अगर बात करें कि सर्वप्रथम लिखित संविधान का साक्ष्य कहां मिलता है, तो भाई सर्वप्रथम जो लिखित संविधान है इसका साक्ष्य मिलता है आपकी अमेरिका, और इसमें भी फिलाडेल्फिया। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो कभी स्कूल में तो आपने देखा होगा कि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन का ही एक उपनिवेश था, और लगभग 1776 में अमेरिका को ब्रिटेन से आजादी मिली थी। तो उसके बाद ही अमेरिका ने अपने संविधान निर्माण पर कार्य किया था, और लगभग 1787 में अमेरिका का संविधान बनकर कंप्लीट हुआ था। तो सबसे पहला जो लिखित संविधान है उसके साक्ष्य में कहां मिलते हैं? अमेरिका में मिलते हैं, फिलाडेल्फिया में। क्लियर? उसके बाद अगर अपन बात करें कि सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान, तो भाई यूरोप का एक देश है जिसका नाम है मोनाको। ये विश्व का सबसे, इस देश में विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इस मोनाको के बाद अमेरिका का संविधान है जो कि दूसरे नंबर का सबसे छोटा लिखित संविधान है। और अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान आप सबको ही पता है, सबसे बड़ी चीजें हमारे यहीं पाई जाती है इंडिया में। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। क्लियर? अब देखिए एक बात और करते हैं अपन, जो संविधान होता है वो भी दो प्रकार का होता है। संविधान भी दो प्रकार का, पहला लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान। और राज व्यवस्था भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है लोकतंत्रात्मक और दूसरी व्यवस्था होती है राजतंत्रात्मक। अर्थात सीधी सी बात है कि जिस देश में लिखित संविधान होता है वहां पर राज व्यवस्था कैसी होती है? लोकतंत्रात्मक। और जिस देश में अलिखित संविधान होता है वहां पर राज व्यवस्था कैसी होती है? राजतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब आप समझ सकते हो कि जहां का राष्ट्राध्यक्ष क्या हो? जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता हो। और राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है कि जहां का राष्ट्राध्यक्ष आनुवांशिक रूप से आता हो, मतलब राजा का बेटा वापस राजा बने, उसका बेटा वापस राजा बने, ये आनुवांशिक प्रणाली होगी। क्लियर? तो ये लोकतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक व्यवस्था। अगर हम लिखित संविधान का उदाहरण देखें तो आपका भारत, अमेरिका इत्यादि देश लिखित संविधान के उदाहरण है। और अगर अलिखित संविधान का उदाहरण देखें तो आपका ब्रिटेन, ये अलिखित संविधान का उदाहरण है। ब्रिटेन में आपको पता है आज भी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। वहां का राजा मुकुट होता है, मतलब वहां पर राजा का शासन है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की शासन व्यवस्था हमारे सामने है। क्लियर? अगली बात करते हैं। अब अगर अपन संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात करें तो देखिए भाई 3 डेट्स हमारे सामने आती है। सबसे पहले 26 नवंबर 1949, दूसरी डेट आती है 26 जनवरी 1950। और सबसे पहले इन दोनों डेट्स पे बात करते हैं। संविधान आंशिक रूप से लागू और संविधान पूर्ण रूप से लागू। देखिए भाई, भारतीय संविधान सभा उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर कंप्लीट हो गया था। और इसी दिन संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू भी कर दिया गया था। भाई संविधान पारित हुआ, बनकर कंप्लीट हुआ, और इसी दिन संविधान को कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू कर दिया गया।
लेकिन 26 जनवरी 1950 को ही संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। देखिए भाई, 26 जनवरी 1930 को भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। अब आपका देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो चुका है, लेकिन हमने हमारा पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया है? 26 जनवरी 1930 को। मतलब क्रांतिकारियों के लिए जो 26 जनवरी की तिथि थी, यह बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वो इसे इतिहास में अमर बनाना चाहते थे। तो इसीलिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो गया था, लेकिन उस दिन पूर्ण रूप से संविधान को लागू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हम 26 जनवरी का इंतजार करेंगे और इसीलिए 2 महीने इंतजार किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। क्लियर? हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, उस संविधान की प्रस्तावना में भी 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को लागू होना बताया गया है। मतलब प्रस्तावना के अनुसार संविधान लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ है तो वो कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर? अब एक तिथि और आती है आपके सामने, 26 नवंबर 2015। देखिए भाई, 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए भारत सरकार ने 26 नवंबर को भी इतिहास में अमर बनाने के लिए इस दिवस को किस रूप में मनाने की घोषणा की? संविधान दिवस के रूप में। और 26 नवंबर 2015 के पश्चात, 26 नवंबर 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कभी लगभग 2 बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। क्लियर? तो ये बातें कंप्लीट। उसके बाद अपन हमारे जो संविधान का ढांचा है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए भाई, भारतीय संविधान का ढांचा, तो अगर संविधान के अध्याय ये है आपके 26 जनवरी 1950 और ये है वर्तमान। अध्याय देखिए भाई, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अध्यायों की संख्या कितनी थी? 22। वर्तमान में अध्यायों की संख्या कितनी है? 22। क्लियर? अनुसूचियां, 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। अनुच्छेद, 26 जनवरी 1950 को जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। आप इस 395 को ही याद रखेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में अब तक जितने भी संशोधन किए गए हैं उनसे जो भी अनुच्छेद बढ़े वो सेपरेट नहीं बढ़े हैं, वो इन 395 अनुच्छेदों के अंतर्गत ही हैं। इसलिए कई सस्ती किताबों में 445, 448 इत्यादि दे रखा है, आप उन पर ना जाइए। अनुच्छेदों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 395 ही है। यह भारतीय संविधान का तत्कालीन और वर्तमान ढांचा है, आपको यही याद रखना है। एक बात, केवल जो परिवर्तन हुआ है ढांचे में वो अनुसूचियों की संख्या में हुआ है। 26 जनवरी 1950 को अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में 12 है। मतलब नवीन अनुसूचियां जो हैं वो कितनी हैं? 4। वर्तमान में 4 नवीन अनुसूचियों को जोड़ा जा चुका है। क्लियर? आगे। हाँ भाई, तो देखिए हमने काफी कुछ बातें की संविधान के ऊपर, जैसे कि 26 नवंबर की तिथि पर, 26 जनवरी की तिथि पर संविधान दिवस की बात की। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, लगभग 15वीं सदी।
15वीं सदी के आसपास यूरोपियन जो कंट्रीज थी वहां पर एक क्रांति शुरू हुई थी जिसका नाम दिया गया था औद्योगिक क्रांति। अब देखिए, औद्योगिक क्रांति को अपन एक अलग तरीके से समझते हैं। औद्योगिक क्रांति जो यूरोपियन कंट्रीज में शुरू हुई थी, इस क्रांति के फलस्वरूप यूरोपियन कंट्रीज ने तकनीक में काफी कुछ विकास किया था। वहां पर मशीनरी जबरदस्त रूप से डेवलप हो चुकी थी, लेकिन उनके पास एक चीज की कमी थी जिसे कहा जाता है कच्चा माल। जैसे अगर यूरोपियन कंट्रीज के पास फैक्ट्रीज हैं, मशीनरीज हैं, तो उनके पास कपड़ा बनाने के लिए सूत, कपास ये नहीं था। भाई कपड़ा किससे बनेगा? कपास से। और कपास जो है वो कहां पर पैदा होता था? एशियाई देशों में। तो इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज में एक नई पहल शुरू की गई जिसे कहा गया पुनर्जागरण काल। और इसी पुनर्जागरण काल के तहत एशियाई देशों तक आने का रास्ता खोजने के लिए कई सारे यूरोपीय नागरिक बाहर निकले और इसी कड़ी में भारत की खोज की गई। आप सबको पता है भारत की खोज पुर्तगाल का एक नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा द्वारा की गई थी। अब देखिए आप, यूरोपियन कंट्रीज के पास मशीन है लेकिन कच्चा माल नहीं है। भारत जैसे देश के पास कच्चा माल है लेकिन मशीन नहीं है। तो इसके बाद धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज ने एशियाई देशों में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए व्यापार को बहाना बनाया और इसी के बाद यूरोपियन देश एशियाई देशों की तरफ अग्रसर हुए। और उसके बाद का जो काल आया उसे क्या कहा गया? उपनिवेश काल। उपनिवेश काल से तात्पर्य है कि यूरोपियन कंट्रीज इन छोटे छोटे एशियाई देशों को, जो कि आर्थिक रूप से गरीब थे, इन देशों को अपना गुलाम बनाकर यहां से कच्चा माल उठाती थी और उस कच्चे माल को उठाकर अपनी फैक्ट्रीज में लेके जाती थी यूरोप में। वहां से उस माल को रिप्रोड्यूस किया जाता था, उत्पादित किया जाता था और उसको वापस बेचने के लिए कहां लाया जाता था? एशियाई देशों में। तो इस प्रकार ये जो औद्योगिक क्रांति थी, इसने संपूर्ण विश्व को एक अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया था और यहां से ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत होती है। हम अगली बात करते हैं कि अंग्रेज भारत में आ चुके थे। अंग्रेज भारत में आने का मुख्य कारण जो था वो था व्यापार। और यही व्यापार आगे जाकर किसका कारण बनेगा? उपनिवेश का, मतलब भारत की गुलामी का। हमने भारत में प्राचीन काल से देखा है कि भारत एक राजतंत्रात्मक देश रहा है। मतलब हमारे यहां जो राज्य थे या रियासतें थी वो राजाओं के प्रभुत्व में थी और उन राजाओं का बेटा ही क्या बनता था? अगला राजा। मतलब हमारे यहां जो पद्धति थी वो राजतंत्रात्मक पद्धति थी। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभुत्व संपन्न या अपना प्रभुत्व जमाने के लिए लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को जन्म दिया। और आपको यह भी पता है कि अगर किसी भी देश पर या किसी भी क्षेत्र पर शासन करना है तो कुछ नियम कायदों की जरूरत पड़ेगी। और इन्हीं नियम कायदे कानूनों के लिए अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभुत्व जमाया। अब देखिए आप, जब अंग्रेज भारत में अपना अस्तित्व जमा रहे थे तो उस समय उत्तर भारत पर मुगलों का राज्य था और दक्षिण भारत में मराठों का राज्य था। मतलब भारत में दो सबसे बड़ी शक्तियां थी, एक तो मुगल शक्ति और एक मराठा शक्ति। और तीसरी शक्ति जो कि अंग्रेज थे वो व्यापार के लिए भारत में आ चुके थे। और आपको यह भी पता है कि 1764 में एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है जिसका नाम क्या है? बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मराठा ताकत और मुगल ताकत को हरा दिया था और 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो चुकी थी। इस युद्ध में विजय होने के पश्चात अंग्रेज भारत में सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरे थे और अंग्रेजों ने जो अपना सबसे पहला अधिकार किया था वो बंगाल राज्य पर किया था। मतलब
अंग्रेज व्यापार तो संपूर्ण भारत से कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने जो अपनी सबसे पहली राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी वो बंगाल राज्य में की थी। और इसी व्यापारिक और राजनीतिक सत्ता को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजों ने भारत में कुछ अधिनियम, कुछ कानून लागू करने की चेष्टा की और कुछ कानून बनाए, कुछ एक्ट बनाए जिन्हें शासन अधिनियमों के नाम से जाना जाता है। और उसी कड़ी में जो पहला एक्ट अंग्रेज सरकार लेके आई थी उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखिए आप, अपनी अगली क्लास में हम इन्हीं अधिनियमों पर चर्चा करेंगे। ये कई सारे अधिनियम हैं, मैं आपको आज सारे अधिनियम बता देता हूं कौन कौन से अधिनियम हैं जो हमें संवैधानिक विकास के रूप में पढ़ने हैं। जैसे पहला जो अधिनियम आता है हमारे सामने वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद दूसरा अधिनियम पढ़ेंगे अपन पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल में 4 चार्टर एक्ट लाए गए थे। तो फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793, सेकंड चार्टर एक्ट 1813, उसके बाद थर्ड चार्टर एक्ट 1833, उसके बाद चतुर्थ चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद आप सबको पता है कि 1857 में एक बहुत जबरदस्त स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जिसे 1857 की क्रांति कहा जाता है। उसके बाद भारत में संवैधानिक विकास की गति अति तीव्र हो चुकी थी। तो इसके पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण एक था जिसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1858। इसके पश्चात भारत शासन अधिनियम 1861। इसके पश्चात भारत शासन अधिनियम 1892। उसके बाद आपके सिलेबस में जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं प्रबल होती है, उसमें अगला एक आता है भारत शासन अधिनियम 1909। इसे आप मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। उसके बाद अगला आता है आपके भारत शासन अधिनियम 1919। इसे आप कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और उसके बाद अगला और जो सबसे लास्ट है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। और जो अंग्रेज सरकार के द्वारा अंतिम शासन अधिनियम लाया गया था जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, उसका नाम है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। तो देखिए भाई, ये सारे अधिनियम आपकी जो टॉपिक है उसका नाम है संवैधानिक विकास। इस संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। हम अगली क्लास में इन्हीं अधिनियमों पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहिए। अपने राष्ट्र और अपने राष्ट्र के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए आप बेहतर है घर पे रहें। क्लियर? क्योंकि आपके जीवन का जो अंतिम ध्येय है वह भी क्या है? जीवन ही है। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आभार।